कुषाण वंश को यची भी कहते हैं। यची यची एक कबीला हुआ करता था। तो 5 कबीले थे यची के, ठीक है। यची के कितने कबीले थे? 5 कबीलों में से ही एक कबीला था कुषाण। क्लियर? यची के 5 कबीले थे, 5 कबीले में से एक कबीला था कौन? कुषाण, जिसकी स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने किया था। संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कौन स्थापना किया? कुजुल कड़फिसेस। इसी वंश का एक प्रतापी राजा हुआ है कनिष्क। प्रतापी राजा कनिष्क। अब इसी के बारे में आप लोग विस्तृत रूप से जाएंगे, ठीक है। संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। कनिष्क 78 ईस्वी में कहाँ गया? ईस्वी में। ईसा की कहानी अब आप कहाँ आ गए? ईस्वी में। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चला था। 2 महत्वपूर्ण है, विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत शक ने चलाया, शक ने शक संवत कभी नहीं चलाया। मेरी बात समझ में आ रही है? विक्रम संवत शक ने चलाया, शक ने कभी भी शक संवत नहीं चलाया। आ रही बात समझ में? नहीं तो कभी ऐसा ना करिए शक संवत ऑप्शन में रहेगा पहले ही शक, मार के रेडी, ऐसा नहीं करिए। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब गद्दी पर बैठने के साथ ही जब ये गद्दी पर बैठा तो एक संवत चलाया जिसको कहा जाता है शक संवत। वो तो पढ़ेंगे इस्लाम धर्म में, हिजरी संवत भी पढ़ेंगे, तो वो इस्लाम धर्म का मामला है, पढ़ेंगे इसलिए। अच्छा ठीक, कैलेंडर समझते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर से इसका ताल्लुकात है। बताइए शक संवत किसने चलाया? कनिष्क। कब चलाया? 78 ईस्वी में। यानी शक संवत प्रारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में। किसने प्रारंभ किया? कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। हुआ था ना? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। कुंडल वन में कश्मीर में है ये, कश्मीर में है। कुंडल वन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। यहाँ तक बात स्पष्ट है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा था, एक हीनयान और एक महायान। हुआ था ना? तो हीनयान के बारे में बताए थे हम आपको कि हीनयान बदलाव नहीं चाहता था और महायान बदलाव चाहता था। तो कनिष्क महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कनिष्क महायान संप्रदाय को मानते थे। यहां तक क्लियर है? कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक रहते थे। आयुर्वेद, चरक माने सफेद। आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान कौन रहता था? चरक। याद रहेगा? तो चरक ने चरक संहिता लिखा, ठीक है ना? अभी तक आप लोग कितना बुक का राइटर याद कर चुके हैं? याद है ना? हाँ, पूछेंगे एग्जाम के माध्यम से पूछेंगे। आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। और उन्होंने किस पुस्तक की रचना की? चरक संहिता। इन्हीं के दरबार में एक राजकवि रहते थे जिसका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष जो है एक बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना किया था। कौन सा? बुद्ध चरित। यानी बुद्ध चरित की रचना किसने किया? अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। इन्हीं के दरबार में एक महान विभूति रहते थे। महान विभूति जिनका नाम है नागार्जुन। ठीक है। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें उल्लेख किया गया है सापेक्षता का सिद्धांत को। आ रही बात समझ में? नागार्जुन ने क्या लिखा है? माध्यमिक सूत्र। यहां तक दिख रहा है नीचे?
माध्यमिक सूत्र। तो माध्यमिक सूत्र में क्या वर्णन है? सापेक्षता का सिद्धांत। साइंस में पढ़ेंगे सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत किस पुस्तक के माध्यम से दिया? माध्यमिक सूत्र के माध्यम से। नागार्जुन किसके महान विभूति थे? किसके दरबार के? कनिष्क के दरबार के। नागार्जुन सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे माध्यमिक सूत्र पुस्तक नाम से। उसके वजह से इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन। इनके दरबार में एक और विभूति रहते थे जिनका नाम है वसुमित्र, है ना? अरे वसुमित्र है ना, जो इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता की थी चतुर्थ बौद्ध संगति की। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में हमने बताया था आपको कि ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, यानी 102 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। वसुमित्र ने एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम है महाविभास। महाविभास। महाविभास किसने रचना किया? वसुमित्र ने। महाविभास को ही कहा जाता है बुद्ध का शब्दकोश या संपूर्ण शब्दकोश कह लीजिए, ठीक है ना? तो वो तो आपसे कभी पूछेगा नहीं, पूछ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। बौद्धों का जो संपूर्ण विश्वकोश होता है, विश्वकोश, बौद्धों का विश्वकोश किसको कहा जाता है? महाविभास को। और महाविभास की रचना किसने किया? यहाँ तक क्लियर है। कनिष्क के शासन काल में ही गंधार कला तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था। मथुरा शैली का विकास हुआ था। यहाँ तक स्पष्ट है। मथुरा शैली तथा गंधार शैली या कला भी कह सकते हैं। किसके शासन काल में विकसित हुआ था? कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क ने क्या किया था कि रेशम मार्ग पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया था। रेशम मार्ग पर पूर्णतः क्या किया था? नियंत्रण कर लिया था। रेशम मार्ग चाइना के कंट्रोल में था पहले। जब देखिए ये जो भारत है ना आपका, ये देख रहे हैं ना? हाँ ऐसे देखिए, समझिए। इधर का जो एरिया है ना, इधर के रास्ते को रेशम मार्ग बोला जाता है। आ रही बात समझ में? तो कनिष्क ने क्या किया कि इस पे पूरा कंट्रोल कर लिया, मतलब इस पे नियंत्रण कर लिया कि इधर से कोई भी अगर जाता है व्यापार करने के लिए तो हमको क्या करेगा? वो टैक्स देगा। क्लियर है? इसीलिए कहा गया कि रेशम मार्ग पर पूर्णतः नियंत्रण किसने किया था? कनिष्क ने। और रेशम टेक्निक, रेशम जो तकनीक होता है उसका विकास किसने किया था? चाइना ने। रेशम मार्ग को सिल्क मार्ग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी रेशम मार्ग की जगह पे सिल्क मार्ग लिख देगा, हड़बड़ाना नहीं है। सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग पर पूर्णतः नियंत्रण किसने किया था? कनिष्क ने। ठीक है। और रेशम तकनीक, रेशम कहाँ से निकलता है? निकलता है ना? तो उसका जो तकनीक का विकास है ना, वो किसने किया था? चाइना ने। क्लियर? रेशम का मार्ग, कनिष्क। रेशम मार्ग मतलब ये जो मार्ग था ना, उसमें रेशम का ज्यादा ढुलाई होता था, इसीलिए उसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। मतलब रेशम का थोड़ी रास्ता रेशम का रहेगा, रुआ का रास्ता रहता है नहीं। तो अब देखिए, कनिष्क की मृत्यु हो गई 102 ईसा पूर्व में। 100 ईस्वी में। ईसा पूर्व का कहानी खत्म हो गई। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102। और इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव हुआ। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वासुदेव। कुषाण वंश सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, सोने का सिक्का भी कह सकते हैं या सिर्फ सोना, ठीक है ना? सिक्का भी कह सकते हैं या सोना भी कह सकते हैं। सबसे शुद्ध सोना किसने चलाया था? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आपने मौर्योत्तर काल को पढ़ लिया। मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण थे उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और आखिरी कुषाण वंश। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपसे हम पूछेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कुषाण वंश को क्या कहा जाता है? यक्षी वंश कहा जाता है। यक्षी के कितने कबीले थे? 5। उन्हीं में से एक कबीला कौन सा है? कुषाण।
कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कदफिसेस। उसी का एक प्रतापी राजा कौन है? कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर जब बैठा तो उसके उपलक्ष्य में क्या चलाया? शक संवत। कौन सा संवत? शक संवत। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। यानी भारत सरकार का जो कैलेंडर है ना, उस शक संवत से चलता है। इस्लाम धर्मों का हिजरी संवत से चलता है। आ रही बात समझ में? और विक्रम संवत का भी कहीं कहीं जिक्र होता है। विक्रम संवत से भी लगन उगन निकलता है। लगन जब खत्म हो जाता है तो पंडित जी क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। और अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म कई भाग में बटा? हीनयान और महायान। महायान का अनुयायी कौन था? कनिष्क। कनिष्क किसका अनुयायी था? महायान। आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। चरक ने किस पुस्तक की रचना की? राजकवि अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष ने कौन सा पुस्तक लिखा? महान विभूति भी रहते थे जिसका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन ने भी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र में उन्होंने किस चीज का वर्णन किया है? सापेक्षता का सिद्धांत का, जिसकी वजह से नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? कहा जाता है। इनके दरबार में एक वसुमित्र नाम के रहते थे जो चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी किए थे। वसुमित्र ने एक पुस्तक लिखा है, कौन सा? जिसे बौद्धों का विश्वकोश भी कहा जाता है। लिखिए देते हैं। बौद्धों का विश्वकोश भी कहा जाता है। हाँ, बौद्धों का विश्वकोश महाविभास को कहा जाता है। महाविभास की रचना किसने किया था? वसुमित्र ने। गंधार कला तथा मथुरा शैली का विकास कहाँ हुआ था? कनिष्क के दरबार में सबसे ज्यादा हुआ था। रेशम मार्ग पर पूर्णतः नियंत्रण करने वाला कौन है? कनिष्क। कनिष्क की मृत्यु कब हो गए? और इस वंश का अंतिम शासक कौन होगा? वासुदेव। इसके बाद पूर्ण रूप से गुप्त काल का एंट्री हो जाता है। गुप्त काल सभी को पूर्णतः नष्ट कर किस वंश की स्थापना करता है? गुप्त वंश का। गुप्त वंश के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। दो महत्वपूर्ण चीज है, एक है गंधार शैली और दूसरा है मथुरा शैली। ये आपके ऊपर से निकल गया जी, निकला है ना? इतने का पता क्या है इसके बारे में? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं गंधार शैली और मथुरा शैली। बौद्ध धर्म जब आप पढ़ रहे थे तो इस बात के बारे में चर्चा हुई थी ना कि बौद्धों का जो पहला मूर्ति है वो किस शैली में मिला है? मथुरा शैली में। लेकिन अधिकांश मूर्ति किस में मिला है? गंधार शैली में। ये तो चर्चा हुई थी। तो अभी हम लोग गंधार शैली देख लेते हैं। गंधार शैली में होता क्या है मेरे भाई? एक शैली है, एक टेक्निक है जिसमें काले पत्थर का प्रयोग किया जाता है जी। काले पत्थर का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए? मूर्ति बनाने के लिए। और इस शैली में सबसे ज्यादा मूर्ति किसका बना है? गौतम बुद्ध का। ठीक है ना? गौतम बुद्ध का सबसे ज्यादा मूर्ति बना है। इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं। इसे मिश्रित शैली भी कहते हैं क्योंकि इसमें मौर्य का भी टेक्निक मिला हुआ है, हिंद यूनानी का भी मिला हुआ है, हिंद यूनानी का भी है और इसका तो है ही। किसका? कुषाण का। कुषाण का भी है। क्या है सर? कुषाण का भी अपना टेक्निक है ना, तीनों का मिला हुआ मिक्सचर है, इसलिए इसको मिश्रित शैली भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? अरे एक मूर्ति बना रहे हैं ना, तो मूर्ति में आपका दिमाग में कुछ बात आया तो आप ऐसे से बना दिए, उनके दिमाग में कुछ आया तो ऐसे बना दिए, और तीनों को चारों को मिल के अगर उस मूर्ति को शेप दे देते हैं एक अच्छा दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है तो एक शैली हो गया, एक टेक्निक हो गया। हुआ ना? उसी को बोला जाता है गंधार शैली। तो गंधार शैली में 3-4 आदमी मिलके बनाता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? मिश्रित शैली। और इस शैली में किस पत्थर का प्रयोग होता था? क्लियर है? अब मथुरा शैली समझिए। मथुरा शैली में लाल पत्थर का प्रयोग होता था। किस प्रकार का? लाल पत्थर का। इसमें भी सबसे ज्यादा मूर्ति बुद्धे का बना है।
ठीक है, इनमें भी किसका मूर्ति बना है? बुद्ध का ही बना है। इसे शुद्ध देसी शैली भी कहा जाता है, शुद्ध देसी शैली। इसमें किसी का मिलावट नहीं था, जो था एक ही कारीगर का था। आ रही बस जी। तो ये दो प्रकार की शैलियां थी जो फेमस थी किसके शासनकाल में? कनिष्क। यहाँ तक बात स्पष्ट है जी। अब आप ईस्वी में आ गए, ईसा पूर्व आपका हो गया समाप्त। सर ये कब से समाप्त हुआ? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। गुप्त काल हाँ